जय हिंद दोस्तों। हम लोग अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद वेद शिरा पर कारपोरेट अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनकम टैक्स के वीडियोस के साथ साथ आज से एक नया पेपर या यूं कहें एक नया सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग के रूप में पढ़ना शुरू करने जा रहे हैं। पिछले वीडियोस जितने भी मैंने दिए हैं उसमें मेरा प्रयास हमेशा रहा है कि वो सारे क्वेश्चंस और सारी थ्योरी आपको मिल जाए जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैक्सिमम कंडीशंस में मैंने जो भी पेपर उठाया है, मतलब पढ़ाना शुरू किया है, वो अंत तक लेके चल रहा हूँ। हाँ, अभी वो सभी के सभी खत्म नहीं हो पाए हैं, तो धीरे धीरे मेरा प्रयास है कि उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट आपको दिया जाए ताकि आपको अन्यत्र कहीं पर जाना ना पड़े उस विशेष पेपर को पढ़ने के लिए। तो यही प्रयास मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग में भी रहेगा और वो सब का सब स्टडी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना किसी विलंब के स्टार्ट करें आज का अपना ये सेशन, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन। क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग, आज हम लोग इस पर थोड़ा बात करेंगे। भारत में कब स्टार्ट हुआ ये भी जानेंगे, मतलब ओवरऑल एक हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आज हम लोग देखेंगे। तो हिस्ट्री की जब प्रारंभ करें, इतिहास जानना शुरू करें, तो सबसे पहले यही जानें कि आखिर कॉस्ट अकाउंटिंग ही क्यों इसका नाम रखा गया, कुछ और क्यों नहीं रखा गया, और कब इसका प्रारंभ हुआ। तो बात जब करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की, इससे पहले की बात करें थोड़ा, जब कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं आई थी उस समय कौन सी अकाउंटिंग थी, तो उस समय की अकाउंटिंग थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग आने के बाद ये खत्म नहीं हो गई है, ये अभी भी है, कॉस्ट अकाउंटिंग से पहले से थी ये। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मुख्य रूप से, वैसे तो ये हर जगह लागू होती है, कोई भी व्यवसाय ऐसा नहीं है जिसको हम बिजनेस कहें और वहां फाइनेंशियल अकाउंटिंग ना हो, ये अनिवार्य रूप से होती ही होती है। देखो इसका नाम ही है क्या चीज, फाइनेंस। ये फोकस किस बात पर करती है, उन सभी वैल्यूज पर ये फोकस करती है जहां मनी आई है, मुद्रा आया है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जहां लागू होता है, जिन वस्तुओं को, जिन सेवाओं को हम मुद्रा के रूप में या तो देख रहे हैं या उनमें बदल सकते हैं, ये केवल उन्हीं पर फोकस करता है। तो ये मुख्य रूप से कहां पर आया था, ये ट्रेड में चल रहा था, व्यापार में। व्यापार में क्या होता है, व्यापार में होता है परचेज एंड सेल्स, खरीदो और बेचो। खरीदने और बेचने के कॉन्सेप्ट में जब चलें, तो जैसे मान लो कोई एक यूनिट हमने 60 रुपए की खरीदी, उस पर 10 रुपए का व्यय कर दिया हमारे यहां तक आने के लिए, तो कुल मिलाकर अभी वो कितने की हो चुकी है, 70 रुपए की हो चुकी है। हम चाहते हैं कि 20 रुपए उस एक सिंगल यूनिट पर प्रॉफिट हो जाए, तो इसका मतलब है कि 90 रुपए में उसको हम बेच देंगे, तो 90 रुपए में 20 रुपए हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, और 70 रुपए ये जो है टोटल ओवरऑल, ये मेरी क्या हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और ये क्या चीज है, ये सेल्स है। सेल्स माइनस प्रॉफिट बराबर कॉस्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यही मतलब होता है। ये चल रहा था, आराम से काम चल रहा था। लेकिन हुआ क्या, आजादी के बाद 1947 के बाद, कॉस्ट अकाउंटिंग का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, आजादी के बाद 1947 के बाद देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, इंडस्ट्रीज खूब डेवलप करी गई, उद्योगों को बढ़ावा मिला ताकि ज्यादा उत्पादन हो, हमारी जो डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर थी वो खत्म हो, हम खुद उत्पादन करें। जब उत्पादन करना हमने खुद शुरू किया, अब उस कंडीशन में क्या आया कि ये जो कॉस्ट निर्धारण ऐसे इतना इजी तरीके से हो गया था, ये नहीं हो पा रहा था। जो इतना सिंपल तरीके से कॉस्ट का निर्धारण हो जा रहा था, वो फिर जब हम उत्पादन में आए तो ये प्रोसेस फिर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इंडस्ट्रीज की जब हम लोग बात करते हैं
तो इंडस्ट्रीज में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। किस उद्देश्य से प्रोडक्शन होता है, सेल करने के, सेल्स के ऑब्जेक्ट से ही प्रोडक्शन होता है, उत्पादन करके फिर बेचा जाता है। व्यापार में क्या होता है, परचेज करते हैं और बेच देते हैं। परचेज करने में कॉस्ट का कोई लफड़ा है ही नहीं, कोई बवाल ही नहीं है एकदम। कितने पे खरीदा, कितनी और कॉस्ट अलग से लगाई, वो मेरी ओवरऑल कॉस्ट हो गई। सेलिंग प्राइस हमको क्या रखना है, प्रॉफिट कितना लेना है, उसके आधार पर निर्धारित कर लिया। लेकिन जब हम प्रोडक्शन के अंदर आए, उस समय इस बात की समस्या आई हमारे सामने कि अब वस्तु का लागत मूल्य कैसे निर्धारित किया जाए। हम ये कैसे जान पाए कि सिंगल यूनिट मेरी कितने रुपए की है। बस यहीं से कॉस्ट अकाउंटिंग का जन्म हुआ। लागत लेखांकन का तात्पर्य किसी वस्तु के उत्पादित कुल लागत और प्रति इकाई लागत को ज्ञात करने के कला और विज्ञान से है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग में किसी वस्तु के उत्पादन से संबंधित कुल लागत, टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग कहा जाता है। बात क्लियर हो गई। तो यहां से कॉस्ट अकाउंटिंग की शुरुआत हुई। वो समय क्या था, तो अगर समय की बात करेंगे तो भारत में 1944 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स, ये कब 1944 में एक गारंटी द्वारा लिमिटेड कंपनी बनाई गई। कैसी कंपनी बनाई गई, गारंटेड लिमिटेड कंपनी के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। यह कंपनी क्या करती थी, भारत में कुछ लोगों को, जो लोग चाहते थे इसमें रजिस्ट्रेशन कराते थे, उनकी परीक्षा लेती थी, उनका एग्जाम लेती थी और उसमें जो पास होते थे उनको सर्टिफिकेट देती थी और वो सर्टिफाइड लोग क्या करते थे, कॉस्ट अकाउंटिंग करते थे। लेकिन 1947 में जब देश आजाद हो गया तो भारत सरकार ने इस बात को जरूरी समझा कि कॉस्ट अकाउंटिंग करना कंपलसरी हो उन उद्योगों में जहां पर निर्माणी प्रक्रिया चल रही है, जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, वहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग करी जाए। तो इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया, 1959 के अंदर कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एक्ट पारित किया। कब, 1959 के अंदर भारत सरकार ने पार्लियामेंट में कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एक्ट पारित किया, जिसके तहत इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। अब जो काम यहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स कर रहा था, वो काम कौन कर रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कर रहा है, जिसका हेड ऑफिस कहां पर है, तो कोलकाता के अंदर इसका हेड ऑफिस रखा गया है। उसके बाद आगे चल करके भारत सरकार ने क्या किया, 1966 के अंदर उसने 32 इंडस्ट्रीज को कंपलसरी कर दिया कि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग रखना अनिवार्य है। कितने, 32 इंडस्ट्रीज को उसने क्या बोला कि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग रखना अनिवार्य है। प्रेजेंट टाइम में 44 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, 44 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको कॉस्ट अकाउंटिंग रखना कंपलसरी है। वो कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ साथ वो कॉस्ट अकाउंटिंग अपने यहां अनिवार्य रूप से रखेंगी। अब उसके बाद में 1966 के अंदर क्या किया, कॉस्ट अकाउंटिंग रखने के साथ साथ उनका ऑडिटिंग भी कंपलसरी कर दिया। यहां से क्या किया गया,
ऑडिटिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग जो था उसको क्या किया गया, कंपलसरी कर दिया गया। यहां से कॉस्ट अकाउंटिंग का जो ऑडिटिंग था, अंकेक्षण जो था, उसकी जांच कराना जो था, उसको भी क्या किया गया, अनिवार्य कर दिया भारत सरकार ने। बात क्लियर हो गई आपको कि कॉस्ट अकाउंटिंग कहां से स्टार्ट हुई भारत में। जब बात हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की करते हैं तो यहां पर 3 वर्ड आते हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे एक है कॉस्ट, एक है कॉस्टिंग और एक है कॉस्ट अकाउंटिंग। इनका क्या मतलब होता है? कॉस्ट का मतलब क्या होता है? लागत का मतलब क्या होता है? लागत का तात्पर्य किसी वस्तु पर किए जाने वाले व्यय से होता है। जैसे ये मार्कर अगर मुझे चाहिए तो इसको परचेज करने के लिए मुझे कुछ इस पर व्यय करना पड़ेगा, कुछ खर्च करना पड़ेगा, कुछ एक्सपेंड करना पड़ेगा। सपोज दैट मैं इसको 30 रुपीज में परचेज कर रहा हूं तो मेरे लिए इस मार्कर की कॉस्ट क्या हो जा रही है? 30 रुपीज हो जा रही है। तो लागत का तात्पर्य खर्च से होता है। अगर खर्च नहीं किया गया तो कॉस्ट नहीं बन सकती। व्यय की उस राशि से होता है कॉस्ट का तात्पर्य जो किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए या तो व्यय की गई है या फिर व्यय की जानी है, उसका मूल्यांकन किया जा चुका है, उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट कहते हैं। अच्छा, फिर कॉस्टिंग का तात्पर्य क्या है? कॉस्टिंग में क्या आता है? जो कॉस्ट हमने निर्धारित कर ली है या फिर व्यय कर चुके हैं, जो कॉस्ट निर्धारित कर ली है या खर्च की जा चुकी है, उसको लिखने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कॉस्टिंग कहा जाता है, लागत अंकन कहा जाता है हिंदी में। अब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग का तात्पर्य है जो हमने व्यय किया है उसको लिखने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसके तहत किसी वस्तु के शुरुआत से लेकर, शुरुआत एकदम स्टार्टिंग से लेकर के और अंतिम स्तर तक, अंतिम स्तर अर्थात जहां से हमको लाभार्जन होना है, जहां से लाभ अर्जित करना है, वहां तक की संपूर्ण प्रक्रिया का जब लेखांकन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कॉस्ट अकाउंटिंग कहा जाता है। तो कुल मिलाकर हम कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या पढ़ने वाले हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम लोग इंडस्ट्रीज में हो रहे प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज में हो रहे प्रोडक्शन की प्रति इकाई लागत और कुल लागत को निर्धारित करने के लिए संपूर्ण व्यय का विश्लेषण करते हुए उसका लेखांकन करने वाले हैं। और उस लेखांकन को कैसे करेंगे? लागत लेखांकन की विभिन्न विधियां दी गई हैं, विभिन्न पद्धतियां दी गई हैं। उन पद्धतियों को फॉलो करते हुए किसी वस्तु, किसी निश्चित वस्तु जिसका उत्पादन किया जा रहा है कि कुल इकाई लागत और कुल लागत का निर्धारण करते हुए जब हम लेखांकन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? कॉस्ट अकाउंटिंग कहा जाता है। अच्छा, तो क्या कॉस्ट अकाउंटिंग के आने से फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिमूव हो गई? बिल्कुल भी नहीं हुई। कुछ प्रॉब्लम थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जब वो इंडस्ट्रीज में लागू कर रहे थे, कुछ वीकनेस थी। केवल उन वीकनेस को दूर करने के लिए, केवल उन कमजोर बिंदुओं को दूर करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग आया। वो कमजोर बिंदु क्या थे? जैसे अगर हम लोग बात करें वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है? वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की विशेष पद्धतियों पर कोई इसका फोकस नहीं रहता है। इसका फोकस कहां रहता है? जैसे मैंने शुरुआत में बताया आपको कि इसका अकाउंटिंग कौन सी है? फाइनेंशियल। ये कैश पर फोकस करती है, स्टॉक पर उतना फोकस इसका नहीं रहता है। जबकि जब कॉस्ट अकाउंटिंग है वो लागत को निर्धारित करने के लिए जो कॉस्ट है, स्टॉक है, उसके मूल्यांकन पर फोकस करता है। अगर दूसरी तरीके से देखें हम लोग, दूसरा अंतर देखें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और कमजोर पक्ष क्या था, तो मान लो अगर 3 विभाग चल रहे हैं, मान लो सपोज दैट 3 विभाग चल रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है। एक का नाम है ए डिपार्टमेंट, एक है बी डिपार्टमेंट, एक है सी डिपार्टमेंट। ए डिपार्टमेंट से मान लो 90,000 का प्रॉफिट आया, बी डिपार्टमेंट में मान लो 20,000 का लॉस आया और सी डिपार्टमेंट में 30,000 रुपए का प्रॉफिट आया। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या बताएगा कि टोटल प्रॉफिट
टोटल प्रॉफिट वो बता सकता है कि ये 1,20,000, 20,000 माइनस कर दो कितना बचता है, 1,00,000। 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट तो बता सकता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लेकिन ये नहीं बता पाएगा कि बी डिपार्टमेंट जो है वो लॉस में चल रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग फाइनेंस में होती ही नहीं है। अब जब डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग होती ही नहीं है तो वो ये कैसे बता पाएगा कि बी डिपार्टमेंट लॉस में जा रहा है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग से होकर गुजरता है। कॉस्ट अकाउंटिंग का एक मेथड है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। जब उसको करते हैं तो ये पता चल जाएगा कि बी जो डिपार्टमेंट है वो लॉस में जा रहा है। अब अगर मुझे पता चल गया है कि कोई डिपार्टमेंट मेरा ऐसा है जो लॉस में जा रहा है, तो उस लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने का प्रयास किया जा सकता है। और अगर कमजोरी इसकी देखी जाए क्या है, जैसे यहां मैंने बताया कि 60 रुपए में माल खरीदा और 10 रुपए में उसकी अलग कॉस्ट आई, 70 रुपए ओवरऑल कॉस्ट में मुझे वस्तु मेरे गोडाउन तक आ गई है, बिक्रियों की बन चुकी है। ये सामग्री का विश्लेषण नहीं करती। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सामग्री का लागत का विश्लेषण नहीं करती। यहां सीधे परचेसिंग कॉस्ट का मतलब होता है यही कॉस्ट है हमारी, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, ये अलग अलग पहलुओं में पूरे अलग अलग स्तर में ओवरऑल कॉस्ट को क्लासिफाइड करती है, उसको फिर एनालिसिस करती है, अलग अलग उसका खंडन करने के बाद में उसका विश्लेषण करती है कि इसमें मटेरियल कितने का है, इसमें लेबर कितने का है, इसमें फैक्ट्री का खर्च कितना है, इसमें ऑफिस का खर्च कितना है, ये सब अलग अलग, इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्च कितना है, ये सब अलग अलग बता सकता है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो जब हम प्रोडक्शन में आते हैं तब हमको ये सारे ही खर्च कैसे चाहिए, अलग अलग स्तर में चाहिए, एक जगह नहीं चाहिए कि ये इतना ओवरऑल खर्च हो गया। ओवरऑल खर्च कर लेंगे तब तो बनेगा ही नहीं। तो इस वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग रखना अनिवार्य हो गया। अगर हम उत्पादित इकाई के विक्रय मूल्य के निर्धारण की बात करें, अब जब इसने प्रोडक्शन पर ही फोकस नहीं किया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने प्रोडक्शन पर ही फोकस नहीं किया, तो फिर विक्रय मूल्य कैसे बता सकती है, हो ही नहीं सकता। जब हमें एक एक यूनिट की लागत, एक एक स्तर पर लागत पता हो, तभी तो पता चलेगा कि ओवरऑल कॉस्ट मेरी कितनी आ रही है। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं कर पा रहा, इस वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग रखना अनिवार्य हो गया। अगर बात करी जाए टेंडर प्राइस की, निविदा मूल्य, एक आपने सुना होगा ना, टेंडर भरा गया, टेंडर पास हो गया। तो टेंडर क्या होता है, फ्यूचर में किसी वस्तु की पूर्ति करने के लिए वर्तमान में जो एक एस्टीमेट दिया जाता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का, उसको कहा जाता है टेंडर प्राइस। ओके, तो फ्यूचर में मुझे क्या करना है, सप्लाई देनी है। कब, फ्यूचर में। और आज बताना है कि इस मूल्य पर मैं सप्लाई आपको दे दूंगा। तो आज वो मूल्य मैं कैसे बता सकता हूं, जब मुझे हर एक स्तर पर अलग अलग लागत पता हो, तभी तो वो मूल्य मैं बता सकता हूं, अदरवाइज मूल्य कैसे बता पाऊंगा। तो टेंडर प्राइस, निविदा मूल्य का निर्धारण करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का होना अनिवार्य है, नहीं तो निविदा का निर्धारण किया ही नहीं जा सकता। फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसको करने में असमर्थ है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ वो कंडीशंस हैं जिनकी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग आई। लेकिन ध्यान रहे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सभी प्रकार के व्यवसायों में रखना अनिवार्य है। कॉस्ट अकाउंटिंग केवल और केवल निर्माणी व्यापार में रखना अनिवार्य है। इंडस्ट्रीज के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग कंपलसरी है, किसी भी अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए अनिवार्य नहीं है, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हर जगह के लिए कंपलसरी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसकी मेन बुक है, जबकि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये सब्सिडरी बुक है, सहायक पुस्तक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। सारे के सारे ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिखे जाते हैं, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में केवल कॉस्ट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ही लिखे जाते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की स्टार्टिंग जर्नल एंट्री से होती है और फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट पर खत्म होती है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग अपने सभी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही लाती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जितने भी खर्च होते हैं वो एक्चुअली होते हैं, मतलब वास्तविक होते हैं, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग के जो खर्च होते हैं वो अनुमानित होते हैं, वो वास्तविक नहीं होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जब ऑडिटिंग होता है तो ऑडिटिंग का आधार फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। कॉस्ट ऑडिट की कंडीशन में कॉस्ट अकाउंटिंग भी ऑडिटिंग का पार्ट होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सभी प्रकार के ट्रांजैक्शंस करती है और मैनेजर्स को हेल्प करती है।
कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करती है, सिर्फ इसलिए ताकि मैनेजर्स का पॉइंट ऑफ व्यू एकदम क्लियर हो सके किसी भी वस्तु के उत्पादन से संबंधित लागत का निर्धारण करने के लिए। तो ये डिफरेंसेस हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो आज हम लोगों ने अपने इस वीडियो में ये देखा कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कब स्टार्ट हुई भारत में, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, कौन सा संस्थान ICWA कराता है इसको, वो क्या है और उसका प्रारंभ कब हुआ था, कॉस्ट अकाउंटिंग कब से कंपलसरी करी गई, कॉस्ट अकाउंटिंग में ऑडिटिंग कब से कंपलसरी करी गई, और कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों हम यूज करते हैं, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंसेस हैं। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में और वहां देखेंगे कि मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, अर्थात जब कॉस्ट अकाउंटिंग में हम जाएंगे तो कौन कौन से मेथड्स हैं। जैसे हमने कहा ना कि कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग थर्ड स्टेज में आते हैं, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं ये हम लोग कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। और बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलूंगा। हाँ, मैंने बहुत सारी चीजें जो मुझे लगता है कि आपको मेमोराइज करने में प्रॉब्लम होगी उनको मैंने छोड़ा है, मैंने केवल उन्हीं चीजों को आपको बताया जो आपको आसानी से समझ में आ सके। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही साथ ये वीडियो उन लोगों को जरूर शेयर कर देना जो कॉस्ट अकाउंटिंग इस समय अपने सिलेबस के रूप में पढ़ रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में और वहां देखेंगे मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।